अस्सलाम वालेकुम जी। गुरूब शहर का वक्त, बाब दोम, कब्रिस्तान में हुज़्न मलाल और एक सवाल। चूंकि मेरे फ़िक्र गम का इलाज भी तदबीर से ना हो पाया, सो शायद मैंने भी उन्हें तकदीर के हवाले कर दिया। क्या इसलिए मैंने भी गोरिस्तान की तरफ रुजू किया? लेकिन बादशाह आज़ाद बख्त की तरह दलेरी से रात को नहीं, मैं तो यहाँ दोपहर को आया हूँ। अमूमन हम दोपहर को किसी एहसास दहशत से मंसूब नहीं करते। फिर क्या वजह है कि इस दोपहर मुझ पे खौफ और बेयकीनी की कैफियत तारी है? यहाँ कोई पुरस्रार साए नहीं, सूरज सर पे खड़ा है। माना कि मैं एक कदीम कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, लेकिन आसपास की पुरशोर सड़कों से ज़्यादा दूर भी नहीं। वो ये ज़रूर है कि इस वक्त मैं इसके एक ऐसे चप्पे में हूँ जो आम रस्तों से कदरे हट कर है। इर्द गिर्द छोटे छोटे टीले और बेतहाशा कीकर, शीशम, जंगली जैतून और दूसरी अकसाम के दरख्त एक तरह की बाड़ बनाए हुए हैं। इनकी बदौलत बाहर की दुनिया की आवाज़ें कदरे मध्यम पड़ जाती हैं। यहाँ की ऊंची नीची ज़मीन नई और पुरानी कब्रों से अटी पड़ी है। पुराने तर्ज के छोटे हुजम की ईंटों और आजकल के दौर की बड़ी ईंटों, सीमेंट, चिप्स और संगे मरमर से बनी बिखरी हुई और बेतरतीब कब्रें। जिस बेरब्त अंदाज में हम जिंदा हैं, वैसी ही बेरब्तगी से हम पैवंदे ज़मीं हो जाते हैं। लेकिन ये खौफ क्यों? आखिर दिन दिहाड़ा है, बजा कि इस घड़ी यहाँ कोई दूसरा बंदा बशर कम ही नज़र आता है। ऐसी सवा नेज़े की धूप में कौन फातिहा पढ़ने आए? सख्जान गोरकुन भी घने दरख्तों के नीचे पनाह ढूंढते होंगे। ये अलबत्ता ताज्जुब की बात है कि कोई परिंदा भी सुनाई नहीं देता। यहाँ तक कि चील की सीटी की आवाज़ भी नहीं आती। हालांकि कुछ देर से मैं देख रहा हूँ कि दो चीलें एक बबूल के पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठी मुझे तक रही हैं, बिल्कुल साकित और खामोश। लंबी लंबी और मिट्टी से अटी सब्ज घास में से कभी कभार एक छोटा सा जानवर अपनी थूथनी निकालता है और फिर गायब हो जाता है। कभी कभार वो कब्रों के बीच तंग दर्जों में से तेजी से दौड़ता हुआ उनके पार उगी झाड़ियों में जा छुपता है। बड़ी मुश्किल से मुझे एक दो दफ़ा ही उसका पूरा धड़ नजर आया। पहले तो लगा कि शायद कोई नेवला है, लेकिन खुदा जाने क्या बला है। काफ़ी बेचैन है। हो सकता है मुझे देखकर सोच रहा है कि आखिर मैं यहाँ बैठा क्या कर रहा हूँ। ठीक ही सोचता है, क्योंकि मेरा तो कोई प्यारा भी इस कब्रिस्तान में दफन नहीं। मैं तो ऐसे ही लूर लूर फिरता यहाँ अन टपका। सुबह से मेरा दिल बेहद मुस्तरब था। तंग आकर दफ्तर से अचानक निकला और चलता चलता यहाँ चला आया। कब्रिस्तान की दीवार के साथ साथ चलते हुए जो अंदर नज़र पड़ी, तो मुझे इस शहर खामोशा का मंजर बेहद पुरसुकून लगा। सोचा यहाँ कोई भी किसी के तखलिए में मुखिल नहीं होता होगा। सोचा लम्हे सुकून के मिल जाएंगे। लेकिन आज़ाद बख्त का जो भी तजर्बा था, यहाँ आकर मेरा इस्तराब तो पहले से भी बदतर हो गया। वो जब मैं फुटपाथ छोड़कर यहाँ दाखिल हुआ था, तो मेरे तासुरात कदरे मुख्तलिफ थे। गालिबन इसलिए कि अंदर आते ही मुझे एक कब्र का कतबा दिखाई दिया, जिस पर एक लफ्ज़ वाहिद कंदा था, माँ। इस पुरशोर सड़क के किनारे एक 5 फुट ऊंची दीवार के पार और ट्रैफिक के इज़्दिहाम से चंद ही गज परे कब्रों के बज़ाहिर लामतनाही सिलसिले के आगाज़ में वो एक आम सी कब्र थी। लेकिन उसे एक लफ्ज़ में कितना दर्द था, कितना गहरा एहसास ज़ियां और साथ ही कितना गहरा सुकून। मुझे ख्याल आया कि क्यों ना कब्रों पे कंदा दिलचस्प तहरीरें और इक़्तिबासात नोट करता जाऊँ। इनके पसे मंज़र में क्या क्या कहानियाँ होंगी, उनके बारे में फिर फुर्सत में सोचूंगा। वहाँ कतबे पढ़ते पढ़ते किसी शख्स की अपनी नौजवान बीवी की नागहानी वफ़ात पर तहरीर ने मुझे बिल्कुल हिला कर रख दिया। रफ्ता रफ्ता जब मेरे जहन से इस सुबह की कदूरतों और सड़क के हंगाम के असरात ज़ाइल हुए और मेरा ध्यान इस खामोश और साकित दुनिया पर मरकूज़ हुआ, तो मुझे हर जानिब मोहब्बत नामे ही मोहब्बत नामे नज़र आए। प्यार के प्यारे प्यारे नाम, बबलू भाई, छोटी आमना, बहुत ही प्यारे अब्बू जान। बच्चों की कब्रें अलबत्ता दिल दहला देती थीं। कैसे सब्र किया होगा उनके जाने पर उनसे प्यार करने वालों ने। कई कतबों पर उर्दू, फ़ारसी और कभी कभार पंजाबी में शेर लिखे या कंदा थे। जाने वालों की नुमायाँ खूबियाँ गिनवाई गई थीं। बीते हुए अच्छे वक्तों का तज़किरा था। रोज़े हशर सुरखरुई की नवीदें थीं। इतनी मोहब्बत, इतना खुलूस और इतनी उम्मीद मुझे जीती जागती ज़िंदगी में तो कम ही नज़र आई थी,
जितनी उन यादों के मज़ारों में दिखती है। क्या मौत पीछे रह जाने वालों के दिलों को कुशादा कर देती है? कैसा दश्ते गम है ये, हर मिट्टी की ढेरी के नीचे एक कहानी। जाने वाले अभी भी बहुत सौ की यादों में बसते होंगे। हाँ, जिस दिन ये यादें मिट जाएंगी तो फिर वो भी मुकम्मल तौर पर मिट जाएंगे, हकीकतन मर जाएंगे, लेकिन अभी पूरी तरह मरे नहीं। यादों के टुकड़ों में, माजी की कहानियों में, घर वालों और दोस्तों के तज़किरों में अभी भी उनके धुंधलाते नकूश लरसते हैं। हाँ, कदीम कब्रों के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। ऊंची नीची पगडंडियों पर कब्रें फलांगता, खारदार झाड़ियों से कपड़े बचाता मैं आगे से आगे चलता चला गया। मुझे जो इक्का दुक्का लोग कब्रिस्तान के सड़क से मुत्तसिल हिस्से में नज़र आए थे, वो भी अब नज़रों से ओझल हो चुके थे। हद्दे निगाह तक कब्रों की बहुत सी टेढ़ी मेढ़ी कितारें हैं जो ऊंचे नीचे टेलों पर अजब बेढंगे तरीके से चढ़ती, उतरती और चलती चली जाती हैं। कहीं कहीं ऊंचे चबूतरों पर सुनहरी धागे के काम वाली सब्ज चादरों से ढकी सफ़ेद और शफाफ संगमरमर की कब्रें हैं, जिन पर रंग बिरंग झंडियों से मुज़य्यन मज़ार तामीर है। कई कदीम कब्रें मखदूश हैं या बिल्कुल ढह चुकी हैं। हर सिमत एक बेहंगम सा मंजर, मौत की इस वादी में भी एक गहरा इंतशार है। बिला मकसद कदम मारता मैं बिल आखिर वहाँ आ पहुँचा जहाँ अब मैं बैठा हूँ, लेकिन वो जो वक्ती तौर पर मैंने अपने दिल को कुछ शांत पाया था, वो कैफियत तो कब की रुखसत हो चुकी। मैं जानता हूँ कि किसी कब्रिस्तान में पुरमसरत ख्यालात की उम्मीद रखना सरासर हमाकत है। माना कि ये खामोश दोपहर है, हर जानिब सुकून है, लेकिन है तो ये आखिर मौत की आमाजगाह। जितने मर्जी खुश रंग पत्थरों के कतबे लगा लो और दिलकश खताती में प्यार के पैगाम नक्श करवा लो, जाने वाले तो चले गए और पीछे गम और आंसू छोड़ गए। और अब मॉनसून की बारिशों के तूफान, कड़कड़ाती सर्दी, चिलचिलाती धूप, गर्दालूद आंधियाँ और सबसे बढ़कर वक्त की चक्की, सब मिलजुल कर यहाँ भी अपना महबूब तोड़ फोड़ का खेल जारी रखे हुए हैं। यहाँ बैठे बैठे मुझे फिर से अपने अकेलेपन के एहसास ने भी सताया। हयात आखिर दूसरों से ताल्लुक़ और इख्तलात ही का तो नाम है। रिश्ते नाते ना हो तो ज़िंदगी में रह ही क्या जाता है। और तो और इस गोरिस्तान में भी कई ऐसे लोग अपने प्यारों की आगोश में ही दफन हैं। छोटे छोटे ख़ानदानी अहाते हैं, यानी उनसियत, रफ़ाकत और साथ की तलाश मौत के बाद भी जारी है। हर मंज़र मुस्तकिल ऐसा ही रहेगा उस दिन तक जिस दिन आसमान फट जाएगा, तारे बिखर जाएंगे, समुंदर उबल पड़ेंगे और कब्रें खोल दी जाएंगी। उस रोज़ तो यहाँ तिल धरने की जगह ना होगी, लेकिन फिल वक्त ये एक सुनसान वीराना है जहाँ सिर्फ पत्तों, झाड़ियों और घास की सरसराहट सुनाई देती है और एक बेचैन न्योले, दो खामोश चीलों और एक मुस्तरिब शख्स के अलावा कोई और नहीं दिखता। मैं आखिर क्या कर रहा हूँ यहाँ? यहाँ का सुकून ज़रूर मुझे यहाँ खींच लाया था, लेकिन अब तो अच्छा खासा वक्त बीत चुका है मुझे आए हुए। क्या मैं तसव्वुर ज़िंदगी के पस पर्दा किसी गहरी हिकमत को खोज रहा हूँ, या फिर रही सही ज़िंदगी को भरपूर तौर से गुजारने के लिए किसी नई मंतक की तलाश में? कोई मुअस्सर दलील, कोई बहाना। लेकिन क्या मिलेगा मुझे मौत के इस ज़ेर ज़मीन शहर में, इस खाक नशीनों के नगर में? एक पुर्तगाली था फर्नांडो पेसोआ नाम का, लिस्बन के हद दर्जा ऊंचे नीचे शहर की गलियों में फिरता रहता था। बारिशों का मुशाहिदा करता था, शहर की बुलंदियों पर वाक़े किले से अक्सर दूर बहते दरियाए टेगस को तकता था। पुरसरूर शराबे पुर्तगाली नोश करता था और लोगों के चेहरों में झांकता था। याद मुझे वो इस वक्त इसलिए आया है कि वो भी मेरी तरह कब्रों के कतवे पढ़ता रहता था। शेर भी खूब कहता था। अपनी तमाम तपस्या के बाद उसने जाना कि हकीकत का असल रूप पहचानने और उसकी बेतहाशा वुसअत का अहाता करने के लिए एक नुक्ता नज़र कतई नाकाफ़ी है। चुनांचे उसने कई नुक्ता नज़र से सोचना और कई नामों से लिखना शुरू कर दिया। सिर्फ फर्जी नाम ही नहीं, इसने वाक़यतन बहुत सी अलहदा और कदरे मुख्तलिफ शख्सियात तश्कील कर डाली। अब वो जब कभी लिखता तो उनमें से किसी एक शख्सियत में अपने आप को ढाल लेता और उसे अपने ऊपर तारी कर लेता। उस खुद साख्ता शख्सियत के तसव्वुरात और अफकार को इख्तियार करके उसी के असलूब में देखता, सोचता और लिखता।
فرناندو پیسوا کے اپنے نام سے لکھے اور یکجا کیے ہوئے مشاہدات اور افکار میں بظاہر کوئی ربط نہیں ہے، ایسے ہی جیسے زندگی بھی اکثر ربط سے عاری ہوتی ہے۔ چنانچہ جب انسان انہیں پڑھتا ہے تو زندگی کی بے ربطی، بے معنی پن اور لا تعلقی کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ ان افکار اور مشاہدات کے مجموعے کا کیا ہی خوب نام ہے، کتاب اضطراب۔ میں بھی حالت اضطراب میں ہوں، جس میں خوف کی بھی آمیزش ہے۔ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں وہاں میرے سامنے ایک 8 سالہ بچی کی قبر ہے، لیکن اس میں کیا خاص بات ہے؟ قبرستانوں میں تو بہت سے بچے مدفون ہیں۔ موت نے کب کسی کو کوئی بھی رعایت دی ہے؟ موت کوئی غبارہ فروش یا آئس کریم والا تھوڑی ہے کہ بچہ دیکھ کر رعایت کرے۔ موت تو ایسی بچگانہ باتوں سے ماورا ہے۔ عام سی قبر ہے جس کا حجم بچوں کی قبروں کی طرح چھوٹا ہے، کافی ٹیڑھی بنی ہوئی ہے، لیکن اس قبرستان میں کون سی چیز سیدھی ہے؟ وہ اس قبر کا ٹیڑھا پن باقی تمام قبروں جیسا عام سا ٹیڑھا پن نہیں ہے، نہ ہی یہ نقص بارشوں کے نتیجے میں اس کے منہدم یا زمیں بوس ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ آخر ایسا کیا ہے کہ باقی تمام ٹیڑھی میڑھی کتاروں میں واقع قبروں کے مقابلے میں یہ چھوٹی سی قبر نمایاں طور پر بدنما لگتی ہے؟ اتنی ٹیڑھی اور بدنما کہ دیکھ کر دل گھبرا جاتا ہے، اور تو اس میں کوئی بھی خاص بات نہیں۔ ایک عام سی تحریر، اظہار تعصف، مغفرت کی دعا، قبر کا چھوٹا ہونا ہی اس کا سب سے لرزا دینے والا نوحہ ہے۔ لیکن اتنے بدنما انداز سے بنی ہوئی قبر آخر کیوں؟ کوئی تو ہوگا اس کا چاہنے والا جس کا دل ٹوٹا ہوگا اس کے جانے پر، کیونکہ یہ کسی گمنام یا لاوارث کی قبر تو ہے نہیں۔ پھر آخر یہ ماجرا کیسے پیش آیا؟ ایک تو کسی ننھی سی جان کی قبر، اور پھر وہ توازن اور قرینے سے قطعی عاری، بیزاری سے بنی ہوئی۔ ایسے کون کرتا ہے؟ اس کے جانے کے بعد کسی نے اتنی سی بھی کوشش نہ کی کہ جانے والے کا نشان بدنما نہ لگے؟ اتنا بھی تردد نہ کیا؟ اتنا بھی مول نہ ڈالا اس کا؟ کیا کوئی بھی نہ آتا تھا یہاں فاتحہ پڑھنے کا جس سے نظر آتا ہو یہ بھونڈا پن؟ کافی دیر سے میں یہاں بیٹھا ہوا اس قبر کو دیکھ رہا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں۔ اداسی کی دلدل مجھے اپنے اندر کھینچ رہی ہے، وہ چیلیں بھی ایسے خاموش ہیں جیسے دل آزردہ ہوں۔ مجھے تو اس کا گورستان میں نہ تو چہار درویش ملے، نہ میرے کسی غم اور فکر کا مداوع ہوا، اور نہ ہی میری کوئی مراد بر آئی۔ بلکہ مجھے تو اب ایک اور روگ لگ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ یہ بے قراں اور لامتناہی کائنات رچرڈ ڈاکنز کے اختراع کیے کسی نابینا گھڑی ساز کی ایجاد نہیں ہے، یعنی محض بہت سے قدرتی اتفاقات اور ارتقائی حادثات کا نتیجہ جن کے پیچھے کوئی گہرا مقصد یا دور اندیشی کار فرما نہ تھی۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ سورج اور چاند کا خلا میں تسلسل سے سفر ایک نپا تلا سلسلہ ہے، اور انہیں اپنے محور میں گردش پہ باندھ دیا گیا ہے۔ اور یہ جو ہمارا سورج ایک قندیل کی مانند بھڑکتا ہے اور ہمارا چاند اس کی روشنی میں منعکس دمکتا ہے، یہ سب کچھ ایک گہری حکمت کے پابند ہے، اور یہ بھی کہ ان سب سے کہیں بڑھ کر ایک نور ہے، کسی طاق پہ رکھے بلوری چراغ کی مانند، جس کے شیشے میں ستاروں کی سی چکا چوند ہے۔ تو پھر اس حیران کن عالم ربط و جمالیات میں اس چھوٹی سی بچی کی یہ ٹیڑھی اور بدنما قبر کیوں کر ممکن ہے؟ اس کا موجود ہونا اس تمام عالم موجودات کے ربط اور جمالیات پہ ایک دھبا نہیں؟ پتہ نہیں کیوں آج اس دوپہر اس بچی کی ٹیڑھی بے ربط اور بدنما قبر نے میرے تصورات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک پرانی بے یقینی کا ایک نیا اور گہرا خوف میرے دل میں سرایت کر گیا ہے۔ شاید اس لیے چونکہ یہ ٹیڑھا پن، بے ربطی اور بدنمائی وہ تلخ اور ڈرا دینے والی حقیقت ہے جس سے مجھے ساری عمر چھٹکارا نہ مل سکا۔ شاید آج اس وسیع قبرستان کے اس ویران کونے میں اس قبر نے مجھے پھر سے یہ احساس دلایا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سب تماشائے ہستی بے معنی ہے۔ اگر بامانی ہوتا تو پھر اس کائنات کے بظاہر حسین توازن میں اس قدر ظالم عدم توازن کی کوئی گنجائش نہ ہوتی۔